गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चोटिया, मेरा नाम कैलाश चोटिया है जैसा आपको ध्यान है। और मैं श्री रघुनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो रतनगढ़ में है उसमें कक्षा 7 की ऑनलाइन क्लासेज जो चल रही है उन ऑनलाइन क्लासेज में सामाजिक विज्ञान आपको पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों आपको पता है हमारा जो दूसरा अध्याय है नए राजा और उनके राज्य, ये हमारा दूसरा अध्याय चल रहा है। आपको पता है जो भारत का मध्यकाल माना जाता है वो 700 से लेकर 1750 तक का काल, इन 1000 वर्षों के दौरान भारतीय समाज में हमें कई परिवर्तन देखने को मिले। विशेषकर 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक हमें कई परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इस काल में कुछ नए राजा और उनके राज्य स्थापित होते हैं, चाहे गुर्जर प्रतिहार, चाहे पाल, चाहे राष्ट्रकूट, चाहे चालुक्य, चाहे चोल, चाहे चौहान, चाहे राठौड़। हमें इस काल में अनेक राज्यों का उद्भव और विकास है वो देखने को मिलता है। तो 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य उत्तर भारत में, उत्तर पश्चिम भारत में हमें कई राज्यों का उद्भव और विकास है वो देखने को मिलता है। हम कई राज्यों के उद्भव और विकास पर ध्यान रखेंगे कि इस काल में किन किन राज्यों का उदय हुआ। इन जो नए राज्य थे उनमें पाल भी प्रमुख थे जिनका शासन क्षेत्र बंगाल और इस आसपास के क्षेत्रों तक सीमित था। राष्ट्रकूट थे जिनका जो राज्य था वो कर्नाटक और उसके समीपवर्ती राज्यों तक फैला हुआ था। जो राष्ट्रकूट थे, राष्ट्रकूटों का जो प्रमुख व्यक्ति था उसका नाम दंती दुर्ग था। और वह जो कर्नाटक के जो राज्य थे या जो कर्नाटक के जो नरेश थे उनके यहाँ पर कीर्तिवर्मन के यहाँ पर सामंत के रूप में कार्य कर रहे थे। दंती दुर्ग ने कीर्तिवर्मन को परास्त कर दिया और एक नए वंश की नींव डाली जिसे हम राष्ट्रकूट कहते हैं। राष्ट्रकूट के जो शासक थे वो महान निर्माता थे। उन्होंने पहाड़ियों को काटकर कई भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया था। भव्य मंदिरों के अतिरिक्त उन्होंने कन्नड़ा और संस्कृत, तमिल तो चोलों के काल में विकसित हुई थी, कन्नड़ा और संस्कृत भाषाओं को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। पहाड़ियों को काटकर, एक ही पहाड़ी को काटकर भव्य अलंकृत अति सजीव मंदिरों का निर्माण है वो राष्ट्रकूटों के काल में हमें देखने को मिलता है। बाद में राष्ट्रकूटों की शक्ति को चालुक्यों के द्वारा समाप्त कर दिया गया और चालुक्य सत्ता है वो अस्तित्व में आई। इसी प्रकार जो बंगाल में जो पाल थे वो भी बहुत शक्तिशाली थे। जो बंगाल के जो नरेश थे गोपाल, उन्होंने पाल वंश की नींव रखी थी, पाल वंश की स्थापना की थी। तो पाल वंश का जो अधिकांश क्षेत्र था वो बंगाल तक सीमित था। पाल वंशी शासक धर्मपाल हो चाहे कोई दूसरा हो, सभी ने अपनी विजय प्राप्त की थी। अपने विजयों के द्वारा उन्होंने पालों के साम्राज्य को आगे बढ़कर मगध तक और आगे चलकर कन्नौज तक के क्षेत्रों पर उन्होंने अधिकार कर लिया था। कन्नौज तक अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। जो पाल वंशी शासक थे ये बौद्ध धर्मावलंबी थे। उन्होंने बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया, बौद्ध धर्म को केंद्रीय महत्व प्रदान किया, बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया, बौद्ध धर्म को केंद्रीय महत्व प्रदान किया। नालंदा और विक्रमशिला उस समय के प्रसिद्ध बौद्ध विश्वविद्यालय थे
जहाँ पर जिनमें शिक्षा ग्रहण करने के लिए चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत, यहाँ से भी विद्यार्थी, अफगानिस्तान, यहाँ से भी विद्यार्थी है वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। यहाँ से भी विद्यार्थी है वो शिक्षा ग्रहण करते थे। तो उनके काल में जो नालंदा और विक्रमशिला था वो केंद्रीय महाविद्यालय बन गया था। पालवंशी इन शासकों ने नालंदा और विक्रमशिला में महाविहारों का भी निर्माण कराया था, महाविहारों की भी स्थापना की थी। महाविहार, बड़े बड़े विशाल महाविहार बनाए थे। नालंदा विश्वविद्यालय में करीब उस समय 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे, जिनमें 1000 से ऊपर शिक्षक थे। इसके अतिरिक्त यहाँ पर तर्कशास्त्र, नीतिशास्त्र, ज्योतिष, वेदांग, उपनिषद, बौद्ध साहित्य, इसके अलावा हीनयान और महायान शाखा की भी शिक्षा दी जाती थी। भिक्षुओं को शिक्षा दी जाती थी। इस काल के बाद में हम देखते हैं कि धीरे धीरे जो विदेशी आक्रांता थे, जो विदेशी आक्रमणकारी थे, जिनमें अफगान, उज्बेक, पठान, इसके अलावा तुर्क, मंगोल, मुगल, इनको आक्रमण है वो भारत पर शुरू हो गया था। ऐसा ही एक आक्रमणकारी या आक्रांता महमूद गजनवी था, जिसने भारत पर कई बार आक्रमण किए, और जो उसका प्रसिद्ध आक्रमण रहा या जो सबसे विध्वंसक आक्रमण रहा वो भगवान शिव का जो सोमनाथ का मंदिर था उस पर उसने आक्रमण किया था। 1025 में उसने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया, मंदिर को विध्वंसित कर दिया, मंदिर को तोड़ दिया। इस मंदिर के विध्वंस से उसे इतना अधिक सोना मिला कि कहा जाता है कि वह इस सोने को 200 ऊंटों पर लादकर ले गया था। 200 ऊंटों पर उसने इस सोने को लादकर वापस गजनी चला गया था। उसने भगवान शिव के शिवलिंग को तोड़कर उसकी पत्थरों को, जो मक्का मदीना की जो मस्जिद थी उसकी जो दीवारें थी, उन दीवारों के नीचे शिला के रूप में रख दिया था। भगवान शिव का उसने अपमान किया था। इसी प्रकार हमें जो गौर का शासक था मोहम्मद गौरी, उसके बारे में भी प्रमुख देखने को मिलते हैं। उसने भी भारत पर आक्रमण के लिए भारत की धन पिपासा से प्रेरित होकर भारत में कई बार आक्रमण किए। उसके काल में जो दिल्ली और अजमेर का क्षेत्र था उस पर चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय का शासन था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बारे में चंद्रबरदाई ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासों में कहा है कि उसने 17 बार मोहम्मद गौरी को पराजित करके वापस जीवित छोड़ दिया था। लेकिन इतिहास में 2 आक्रमणों का उल्लेख होता है, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो 1191 में लड़ा गया, जिसमें मोहम्मद गौरी की भयानक हार हुई, वह घायल हो गया और उसकी जो सेना है वो वापस गौर लौट गई। लेकिन पृथ्वीराज चौहान की ये सबसे बड़ी भूल हुई कि उसने भागती हुई सेना का पीछा नहीं किया, वरना इतिहास दूसरा होता। अगले ही साल मोहम्मद गौरी अपनी सेना को जुटाकर वापस तराइन के मैदान में आ धमका। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच एक भीषण युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया, उसे अंधा कर दिया गया और अपने साथ वो गौर ले गया, जहाँ पर शब्द भेदी बाण के उच्चारण के दौरान पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को मार डाला और मोहम्मद गौरी के सैनिकों ने पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई का वध कर दिया। आज हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो चोल राज्य, नज़दीक से एक नज़र, उरियूर से तंजावुर तक। चोल है वो राजा थे, वो सत्ता में कैसे आए। चोल काल को दक्षिण भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। चोलों के काल को दक्षिण भारत के
भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग की भी संज्ञा दी जाती है। चाहे तमिल साहित्य हो, चाहे तमिल संस्कृति हो, संस्कृत भाषा हो, इसके अलावा भव्य अलंकृत शिव मंदिरों के निर्माण की बात हो, हमें चोलों के काल में देखने को मिलती है। तो उरियूर से तंजावुर तक, उरियूर से तंजावुर तक चोलों का शासन है वो कैसे विकसित हुआ। कावेरी डेल्टा में मुटियार नामक एक प्रसिद्ध छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। मुटियार थे, उसकी एक सत्ता थी जिनका प्रमुख विजयालय था। आपको पता है विजयालय द्वितीय चोल संस्थापक भी माना जाता है। करिकाल के बाद में विजयालय 8वीं शताब्दी का प्रमुख चोल शासक था। चोल स्थानीय कांचीपुरम के पल्लव शासकों के यहाँ पर, जो पल्लव शासक थे उनके यहाँ पर नौकर का काम करते थे। चोल परिवार के मुखिया विजयालय ने 9वीं शताब्दी के मध्य, जो चोल परिवार का मुखिया था विजयालय, जिसे द्वितीय चोल संस्थापक भी कहा जाता है, उसने 9वीं शताब्दी के मध्य मुटियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा कर लिया था। जो मुटियार थे वो मातहत थे। जो मुटियार थे वे छोटे से परिवार के मुखिया के रूप में मुटियार काम करते थे। विजयालय ने मुटियारों को हरा दिया। विजयालय जो चोल शासक था, जिसे द्वितीय चोल संस्थापक भी कहा जाता है, उसने इन मुटियारों की सत्ता का नाश कर दिया। चोल परिवार के मुख्य विजयालय 9वीं शताब्दी के मध्य में मुटियारों की हराकर इस डेल्टा पर, कावेरी डेल्टा पर अधिकार कर लिया। जो मुटियार थे, जो शक्तिशाली थे, जो गांव के मातहत थे, जो सामंत थे, जो शक्तिशाली थे, तो विजयालय ने इन मुटियारों को, जो स्थानीय कबीला था, उसको हरा दिया और पूरे कावेरी डेल्टा, जो कावेरी डेल्टा का क्षेत्र आता है, उस पर अधिकार कर लिया। विजयालय ने तंजावुर शहर, जो तंजावुर जो बाद में तंजौर कहलाया, तंजावुर जो बाद में चोलों की राजधानी बनी, तंजौर या तंजावुर, और उसने निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर भी बनाया था। निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर है वो चोल शासक विजयालय के द्वारा ही बनाया गया था। चोल शासक विजयालय ने निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर बनाया। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी राज्यों को जीता और अपना राज्य और शक्ति दोनों को बढ़ाया। विजयालय के जो उत्तराधिकारी थे उन्होंने चोलों की शक्ति, सत्ता, प्रभुत्व का विस्तार किया। चोलों का साम्राज्य, उनकी सत्ता अधिक विस्तृत हो गई। चोल वंश का जो सबसे शक्तिशाली राज्य माना जाता है वो राजराजा प्रथम को माना जाता है, जिसका काल 985 से लेकर 1013 तक माना जाता है। यह महान चोल शासक था। उसका साम्राज्य आधुनिक मद्रास, मैसूर, कुर्ग, इसके अलावा पल्लव, कांची तक उसका साम्राज्य फैला हुआ था और उसने समुद्र पार करके स्वर्णद्वीप या श्रीलंका को भी जीत लिया था। राजराज प्रथम जो इस वंश का सबसे शक्तिशाली चोल शासक था, 985 में राजा बना। 19 इनमें से ज्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने अपने साम्राज्य को फैलाया, विस्तृत किया, अपने साम्राज्य को और अधिक फैलाया। चोलों के काल में जो राजेंद्र चोल, राजराजा चोल का शासन है, वो सबसे समृद्ध माना जाता है। राजेंद्र चोल प्रथम ने भी अपनी नीतियों को जारी रखा। उसने उड़ीसा, आंध्रा, बंगाल, इसके अतिरिक्त उसने गांगेय प्रदेशों पर भी अपनी शक्ति, सत्ता, प्रभुता को बढ़ाया था। गांगेय प्रदेशों को जीतने के बाद वह वहाँ से जल भरकर ले गया और गंगैकोंड चोलपुरम के नाम से एक नई राजधानी का निर्माण किया। तो गंगैकोंड चोलपुरम है वो चोलों की बाद में राजधानी बन गई और प्रमुख शहर बन गया। उसने गंगा के प्रदेशों को श्रीलंका, दक्षिण पूर्वी जो क्षेत्र थे मलाया, सुमात्रा, बाली, बोर्नियो, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक उसने विशाल शक्तिशाली अपनी नौसेना की ताकत पर इन क्षेत्रों को जीत लिया था। इस अभियान हेतु उसने एक शक्तिशाली नौसेना भी बनाई। चोलों की जो नौसेना थी राजेंद्र चोल के काल में इतनी अधिक शक्तिशाली थी, इतनी अधिक संपन्न थी कि ऐसा कहा जाता है कि जो पूरी बंगाल की खाड़ी थी वो चोल झील में परिवर्तित हो गई थी। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है चोल राज्य, नज़दीक से एक नज़र, उरियूर से तंजावुर तक चोल सत्ता में कैसे आई। जो कावेरी डेल्टा में मुटियार नाम का जो प्रसिद्ध छोटा सा मुखिया परिवार था उसको विजयालय ने परास्त कर दिया और चोल सत्ता की स्थापना की थी। ये पल्लव शासकों के यहाँ पर मातहत थे, उनकी सत्ता को उसने हटा दिया और पूरे कावेरी डेल्टा पर अधिकार कर लिया। विजयालय ने तंजावुर या तंजौर और निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर
बनाया था। राजराजा प्रथम था वो प्रसिद्ध चोल शासक था। उसने मैसूर, कुर्ग, कर्नाटक, मद्रास संपूर्ण क्षेत्रों को जीत लिया। यहाँ तक कि उसने स्वर्णद्वीप को भी या स्वर्णद्वीप पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। राजेंद्र चोल प्रथम इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। इसके बाद राजेंद्र या राजराजा प्रथम था, उसका पुत्र राजेंद्र चोल, वो भी बहुत शक्तिशाली था। उसने अपने शक्तिशाली नौसेना के बल पर बंगाल की खाड़ी को चोलों की झील में बदल दिया। ये आपको लिखना है। इस अभियान हेतु उसने शक्तिशाली नौसेना भी बनाई। उसकी नौसेना थी वो अधिक शक्तिशाली थी। तो आज हमने चोल वंश और उस पर उसके साम्राज्य विस्तार पर नज़र डाली। राजराजा प्रथम और राजेंद्र चोल प्रथम के बारे में जानकारी प्राप्त की। कल हम चोलों के स्थापत्य कला के बारे में अध्ययन करेंगे। आपको इसको लिखना है, जूम करना है। अब मेरे हिसाब से आपको आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही है, तो आपको इसको लिखना है, जूम करना है और फेयर कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।